हेलो, थर्ड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमेशा की तरह हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अभी हम आज लेके आए हैं क्रांतिकारी आंदोलन। हमारा जो अभी आधुनिक भारत का इतिहास का जो चैप्टर चल रहा है वह स्वाधीनता आंदोलन है। स्वाधीनता आंदोलन के तहत कौन कौन से टॉपिकों पे हमें चर्चा करनी है और कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन जो पूरा चलने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले बच्चे हैं जिनके लिए जिनमें बहुत ज्यादा फैक्ट की जरूरत होती है और कॉन्सेप्ट भी आजकल परीक्षाओं में पूछे जाने लगे, कॉन्सेप्ट आधारित भी क्वेश्चन आने लगे, तो उनके लिए वो महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस चैनल को देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट तैयार कर सकूं। चलो मुद्दे पर आते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें ऐसी कौन कौन सी कुछ तो हिंसात्मक गतिविधियां हुई थी, कुछ अहिंसात्मक गतिविधियां हुई थी, उसमें कुछ धार्मिक गतिविधियां हुई थी, कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई थी, कुछ सामाजिक गतिविधियां हुई थी। तो उसमें हम क्रांतिकारी, उनको हम हिंसात्मक नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे देश के हित में जो काम किया था उन लोगों ने, उनको हम क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से बोल सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे जो आर्थिक शोषण प्रारंभ किया गया था उसके प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ पे किसानों ने संघर्ष किया था, किसान भी खड़े हो गए थे सामने, जनजातीय क्षेत्र भी जनजातीय जो लोग थे वो भी खड़े हो गए थे, मजदूर वर्ग भी खड़े हो गए थे, सामंत वर्ग भी खड़े हो गए थे और जो व्यापारी वर्ग, सभी को किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका आर्थिक शोषण हो रहा था। और इस आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने संघर्ष किया था। इसी क्रम को हम जारी रखते हुए हम आज पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के तहत जनजातीय आंदोलन। जनजाति के द्वारा भारत के अंदर कैसे कैसे आंदोलन, कहां कहां आंदोलन हुए थे और उन आंदोलनों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वाधीनता आंदोलन में उसका क्या योगदान था, उसके बारे में हम अभी इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो भारत का जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, मैंने भारत का ये नक्शा बनाया है और साथ में डॉट 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 भी किया है क्योंकि ये उस टाइम का है जो 1800, ये जो हम जनजातीय आंदोलन देख रहे हैं वो लगभग 1857 ईस्वी के पहले या बाद का है, पहले का है और बाद का है। इसका मतलब ये हुआ कि 1857 से पहले हमारा देश था वो कुछ काफी इस प्रकार का था क्योंकि बांग्लादेश भी हमारे में शामिल था, नेपाल भी हमारे में शामिल था, ये वाला पूरा क्षेत्र भी हमारे में शामिल था। इसलिए हम पूरे भारत को बीच में दर्शा के उसके बाद जो आगे जो विभाजन हो गया था उन पार्टों को भी हम साथ में शामिल किया है। इसी प्रकार हम टॉपिक पे आते हैं कि जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन भारत में हुए थे, वो कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था उसका हम थोड़ा सा एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट के बाद उन जनजातियों में किन लोगों के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था, कौन सा नेतृत्वहीन था और उनका क्षेत्र कौन कौन सा था, इनके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। इन जाति में यदि हम देखा जाए तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जनजातीय आंदोलन क्यों चलाया गया था, इन जनजातीय आंदोलन को लोगों के द्वारा चलाने का कारण क्या था। कारण में हम आएंगे सर्वप्रथम, ये है कारण। इसका कारण का ये मतलब हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक तथा भू राजस्व क्षेत्र में, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासनिक तथा कठोर भू राजस्व व्यवस्था, यानी ये लोग जो जनजाति है, ये नाम से ही पता है, ये जंगल में रहने वाली जनजाति है, स्वतंत्र रूप से निवास करती थी और हमेशा के लिए स्वतंत्र रूप से निवास करती। इनको किसी भी प्रकार का बाहरी दखलंदाजी पहले कभी नहीं हुआ था। और ब्रिटिश सरकार ने जब यहाँ पे आक्रमण कर लिया था और भारत को पूरे कब्जे में ले लिया था अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए, तो उन्होंने अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन वन क्षेत्र यानी आज जनजाति और आदिवासी क्षेत्र को भी उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया था क्योंकि उनको पता चला था कि इस क्षेत्र में जो ये लोग हैं वो वनोत्पादन, वन से संबंधित उत्पादों को इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुउपयोगी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने वन क्षेत्र के अंदर जो रहने वाली जनजाति है उन पे भी उन्होंने भूराज से संबंधित नियम लागू कर दिए थे, प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित नियम लागू कर दिए गए थे। पुलिस
के अत्याचार, ये लोग जब उनसे छोटा मोटा संघर्ष करने लगे, जब राजस्व जमा नहीं करवा रहे थे, तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा अत्याचार करना शुरू हुआ, उनकी पिटाई करना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि ये लोग एकदम स्वतंत्र थे, एकदम अहिंसक गतिविधि, कभी भी शांति प्रिय जाती थी, इसको ये किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करने वाली जाती थी। ये अपने क्षेत्र के अंदर स्वतः किसी पे निर्भर नहीं थी और अपने प्राकृतिक उत्पादों से अपना जीवन यापन करते थे। तो इन पे जब किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा उन पे आक्रमण करके या उनके क्षेत्र को ऑक्युपाइड करके और उनसे जो भूराजस्व लेना प्रारंभ किया, तो इनको बहुत बुरा लगा। एक पहला कारण ये था। दूसरा कारण प्रशासनिक के क्षेत्र, प्रशासनिक जो नियम और कानून बनने लगे, उन पे भी इन्होंने रूल लागू कर दिए। दूसरा वन उत्पादों को उत्पाद पर नियंत्रण, इन्होंने वनोत्पादन पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। इन्होंने बोला कि जब हम बोलेंगे उस हिसाब से, उसी के अनुसार आपको वन से उत्पादन करना है, चाहे लकड़ी हो, चाहे उसमें गोंद हो, चाहे उसमें शहद हो, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य जो भी रबड़ हो, इस प्रकार का जो उत्पादन आप करोगे तो हम जैसे बोलेंगे वैसे करोगे, और इस पे आपको कर यानी टैक्स भी चुकाना होगा। तो इससे भी ये लोग परेशान हो गए थे। इस परेशानी के कारण इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया था। दूसरा, ईसाई जो पादरी थे, उनके द्वारा उनके धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप करने लगे। ईसाई धर्माधिकारियों द्वारा उनकी आंतरिक रीति रिवाज तथा प्रथाओं में हस्तक्षेप, ये लोग हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए इनको बहुत बुरा लगा और इसको ये सहन नहीं कर पाए और इससे वो संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद और भी बहुत है। जैसे हम एक एक क्षेत्र को जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इन लोगों ने कहाँ पे इस प्रकार के विद्रोह खड़े किए थे और किन किन लोगों के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। इनके बारे में अभी यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहले हम संक्षेप में पढ़ लेते हैं कि वो क्षेत्र कौन कौन सा था, जनजाति कौन कौन सी थी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इतने बड़े आंदोलन खड़े किए थे। उसमें नंबर 1 जनजाति कौन कौन सी थी? जनजाति, एक संथाल जनजाति, मुंडा, भील, रामोशा और इसके अलावा कोल तथा कोंडा। इस प्रकार से ये जनजातियां थी और ये अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग किया था। इनको ये एक दूसरे से ये मिले हुए नहीं थे और ये अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे आंदोलन खड़े किए थे। ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया था, उन्होंने हथियार उठाए थे और उनका जो लड़ने का तरीका था, ब्रिटिश सरकार इनसे, पुलिस जब अत्याचार कर रही तो आधुनिक हथियारों से उन पे आक्रमण करती थी, उनको मारते थे, जिंदा भी मार देते थे और घायल भी कर देते थे। लेकिन इनके द्वारा जो आक्रमण किया जाता था वो परंपरागत हथियारों से, जैसे ये धनुष है और इस प्रकार के जो काटने वाले जो चाकू है, इस प्रकार के हथियारों से ये आक्रमण करते थे और उनसे ये लड़ते थे। इसके बाद हम इस बात के नक्शे के ऊपर देखते हैं कौन कौन सी जनजाति कहां पे थी। देखो, संथाल विद्रोह जो हुआ था, उस विद्रोह का कारण था पुलिस अत्याचार बढ़ जाना। यानी उस क्षेत्र के अंदर जो भूराजस्व यदि वो जमा नहीं करवा रहे हैं तो पुलिस द्वारा दमनात्मक तरीके से उनका शोषण किया जाता था, उनको मारा जाता था। तो इससे बचने के लिए उन्होंने तीव्र गति से उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। और ये जो क्षेत्र था, ये जो समय था वो था 1850 के आसपास का समय माना जाता है। और संथाल जनजाति यहाँ पे निवास करती थी। ये क्षेत्र था वो भागलपुर है, मुंगेर है, राजमहल जो वर्तमान में बिहार का क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में यह संथाल विद्रोह प्रारंभ किया गया था। 1850 ईस्वी में शुरू हुआ था और इनका जो नेतृत्व जो था वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था।
और आगे चल करके एक दूसरा विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था। असम में हुआ था। ये असम का जो विद्रोह था वो एक नेतृत्वकारी विद्रोह था। उनका नेतृत्व तीर्थ सिंह ने किया था और तीर्थ सिंह ने ये खासी जनजाति का नेतृत्व किया था और 1829 में ये नेतृत्व करके और ये आंदोलन खड़ा किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखो, असम का जो जनजाति, जो खासी जनजाति थी असम की, उन जनजाति के द्वारा जो जनजातीय विद्रोह खड़ा किया गया था, उसका मूल कारण ये था कि असम क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा सड़क बनाई गई थी अपने व्यापार की सुविधा के लिए। अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुलभ बनाने के लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा था। तो सड़क का निर्माण करने के लिए जब सभी को पता है कि वहां पे बहुत ज्यादा मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है, यानी मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो इस क्षेत्र में जो जनजाति रहती थी उनसे बलपूर्वक मजदूरी बेगार करवा करके ये सड़कों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। तो इस चीज से ये लोग उत्पीड़ित हुए और एक तीव्र आंदोलन खड़ा कर दिया और संघर्ष करने के लिए सामने हथियार उठा लिए। तो इस प्रकार ये खासी आंदोलन यहाँ पे तीर्थ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे ये आंदोलन चलाया गया था और तीर्थ सिंह को बाद में फांसी की सजा दे दी गई थी। उसी के बाद आगे आता है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वो प्रशासनिक जो उनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन नियमों से वो शोषणकारी नीतियां लागू कर दी गई, कठोर बुराज से व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और ये जो कोल विद्रोह 1831 के आसपास हुआ था और ये छोटा नागपुर के स्थान पर, छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसका कारण था वो प्रशासनिक और कठोर बुराज था। इसी के बाद आगे मुंडा विद्रोह है, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह चलाया गया था। ये 1900 ईस्वी के आसपास, 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास ये विद्रोह चला था और ये विद्रोह था वो रांची क्षेत्र में था। रांची क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था और इसका जो मुंडा विद्रोह है उसका टाइम था 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास। और ये इस जो आंदोलन का ये जो विद्रोह किया गया था उस आंदोलन का बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा को फिर 1900 ईस्वी में सन 1900 में जेल में डाल दिया गया था, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन चलाया गया था, रांची में चलाया गया था। 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य ये चला था। उसके बाद आता है कोटा डोरा विद्रोह। कोटा डोरा विद्रोह है और ये राजा राम के नेतृत्व में चला था और 1922 में हुआ था और 1922 में ये विशाखापट्टनम क्षेत्र में हुआ था। विशाखापट्टनम क्षेत्र में यहाँ पे ये विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का जो टाइम पीरियड था वो 1922 था। देखिए 1922 ईस्वी के से पहले 1921 और 22 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो पूरे देश के अंदर वैसे ही वो जो आंदोलन चल रहे थे और उन आंदोलनों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन 1923 में इसने राजा राम ने बोला था, कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिख करके बोला था कि यदि हमको पर्याप्त मात्रा में बंदूक दे दी जाए तो हम ब्रिटिश जो राज है यहाँ का, इसको हमें बाहर निकलने के लिए, भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। इस राजा राम ने बोला था इसको, इन कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखे उन्होंने बोला था। इस प्रकार कोटा डोरा विद्रोह हुआ था। इस प्रकार ये ब्रिटिश सरकार के सामने एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया था। और ये विद्रोह, इन विद्रोह की जो विशेषताएं थी, अब ये हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार पे इन पे क्या प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश सरकार पे जैसे प्रभाव ऐसे इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये विद्रोह जगह जगह किए गए थे। इसके अलावा कुछ और भी विद्रोह थे, जैसे भील विद्रोह है, रामोसी विद्रोह है, छोटे छोटे विद्रोह भी पूरे भारत के मतलब आदिवासी क्षेत्रों में ये हुए थे। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ पे जो विद्रोह हुआ था उसको ये पता नहीं था कि यहाँ पे भी एक विद्रोह हो रहा है, यहाँ पे था, उनको पता नहीं था। ये इनसे नहीं जुड़े हुए थे और ये जो भील यहाँ पे भील थे वो भी इनसे जुड़े हुए नहीं थे। इसका मतलब एक संगठित विद्रोह नहीं था, वो जगह जगह एक सिंगल यानी थोड़े थोड़े लोगों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, जनजातीय विद्रोह। इन जनजातीय विद्रोह से ब्रिटिश सरकार को उनको कुचलने के लिए समय मिल गया था। यानी ये विद्रोह का टाइमिंग जो अलग अलग था, जैसे 1850 में था
और ये 1829 में था, ये 1831 का था, ये 1899 का था। इसका मतलब ये 1922 का ये विद्रोह जो हुए थे समय अंतराल, बहुत बड़े समय अंतराल के बाद हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार पहले से ही कमर कस के तैयार हो जाती थी कि इस क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार के जनजातीय किसान आंदोलन यदि होंगे तो इसको हम आसानी से निपट लेंगे। और दमनात्मक रूप से उनका दमन भी करते थे, बड़ी अत्याचार पूर्वक दमन करते थे। तो और फिर भी लेकिन ब्रिटिश सरकार की जड़ें इन्होंने हिला दी थी। उनको पता चल गया था कि अभी यदि जितने भी विद्रोह हुए ये आपस में एक दूसरे से इनका तार यदि जुड़ गया तो ये बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो सकता है। लेकिन अंत में ऐसा ही हुआ। जनजातीय आंदोलन हुए, उसके बाद किसान आंदोलन भी कुछ हुए थे, कुछ अहिंसात्मक हुए थे, कुछ हिंसात्मक किसान आंदोलन हुए थे। उनका कुल मिलाकर के 1900 ईस्वी तक जितने भी जो जनजातीय विद्रोह हुए थे वो 1900 ईस्वी तक इनका आपस में एक दूसरे से तालमेल बैठ गया था। और एक दूसरे जैसे अभी कांग्रेस मंच जो बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय मंच बन गया था, उस कांग्रेस मंच को भी पता चल गया था कि इस प्रकार से जनजातियां हैं वो भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने हथियार उठा रखे। तो उन्होंने भी उनको सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। तो उनको वहां जगह जगह पर जाकर के उनको जोड़ने का प्रारंभ कर दिया था कि एक दूसरे से उनको जोड़ दे। यदि हमारे विचारधारा में यदि नहीं मिल पा रहे हैं, हमारी भाषा ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक दूसरे से आपस में जोड़ देते हैं, उन्हीं के संगठन को बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं और उनको उत्साह देते हैं कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आप संघर्ष कीजिए, लड़ाई कीजिए और हिंसात्मक गतिविधि कीजिए। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन जनजातीय आंदोलन की जनजातियों के द्वारा भी किए गए थे। इसका और बहुत ब्रिटिश सरकार पे बहुत प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश सरकार की जड़ें इन्होंने हिला दी थी। इस प्रकार ये जो जनजातीय आंदोलन है इनकी एक तो कौन कौन से सन में हुआ था और किन किन लोगों के द्वारा ये चलाया गया था। जिस प्रकार एक मुंडा विद्रोह है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था। इसी प्रकार संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था कान्ना तथा सिंधु ने। कान्ना तथा सिंधु ने इनका विद्रोह किया था। नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। कान्ना को तो फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन सिंधु को जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि ये विद्रोह जो हुए थे ये स्थान विशेष विद्रोह थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। इसमें अधिक लोगों की संख्या नहीं थी, इनके पास हथियार भी नहीं थे, इनके पास संचार के संसाधन भी नहीं थे। ये जनजाति लोग थे, अनभिज्ञ थे, इनको भाषा भी एक दूसरे की समझ में नहीं आती थी। वो जो स्थानीय लोग थे उनसे ही वो समझ पाते थे। तो एक स्थानीय लोगों की संख्या बहुत कम थी उस टाइम। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए, फिर किसानों के द्वारा आंदोलन किए गए, कुछ मजदूरों के द्वारा आंदोलन किए गए, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार जो आंदोलन सारे थे पूरे देश के अंदर एक ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। इस संकट को आपस में फिर जोड़ने का काम, इस संकट के में जो जिन जिन लोगों का भागीदारी थी उन लोगों को आपस में जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस 1885 में जिसका गठन किया गया था उसने उनको जोड़ने का काम किया। ये जनजातियों को भी थोड़ा उकसाने का काम किया। इनसे भी ये लोग मिले, लेकिन ये अपनी विचारधारा के अंदर उनको समझा नहीं पाए, अपनी भाषा से वो समझा नहीं पाए। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उनको प्रेरित किया था। और किसान आंदोलन जो आगे हम पढ़ेंगे वो भी एक स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया था। उनके लिए भी ब्रिटिश सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार हम अभी जो ये है ना क्रांतिकारी आंदोलन में जनजातीय आंदोलन को पढ़ा है। जनजातीय आंदोलन ये क्रांतिकारी आंदोलन था। इसके बाद कुछ क्रांतिकारी आंदोलन और भी हुए हैं। जैसे क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियां कुछ और हुई है, कुछ और संगठन भी बने हैं जो कि शिक्षित तथा एक बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा वो आंदोलन खड़े किए गए थे। ये तो जनजाति थी जो जंगलों में निवास करती थी। लेकिन आगे जो क्रांतिकारी आंदोलन हम अगले सेशन में जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो विदेशों में पढ़ाई करने गए थे और शिक्षित वर्ग था, जिन्होंने भारत के अंदर भी अपना कुछ संगठन तैयार किए थे और विदेशों में भी संगठन तैयार किया था। और उन लोगों के पास इतना दिमाग था, उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया कि यहाँ जो ब्रिटिश सरकार के अधीन भारतीय सैनिक जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का सहारा लिया जाए, तथा ब्रिटिश सरकार की जो विरोधी विदेश है, जो विदेशों में और जो शक्तियां हैं जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में हैं, उनके साथ मिलकर के हम ब्रिटिश सरकार के सामने बहुत बड़ा कोई आंदोलन खड़ा करते हैं। तो वो लोग विदेशों में गए थे, जाके विदेशों में कुछ संगठन तैयार किए, जहां वहां पे जो भारतीय लोग पढ़ते थे
उनको मिलाकर के एक संगठन बनाया था और अंदर देश के अंदर ये सेना से जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनसे मिले थे। इस प्रकार मिलकर के उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे आंदोलन प्रारंभ किया, अलग अलग छोटे छोटे मंच बनाना, संगठन बनाना प्रारंभ किया, जिनका हम आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे। उसका नाम रहेगा क्रांतिकारी दल। क्रांतिकारी दल कौन कौन से थे, कहां कहां पे बनाए गए थे, उनमें किन किन लोगों का सहयोग था और कौन कौन लोग उन विचारधारा से मिलते जुलते थे, कौन लोग उनसे दूर रहे थे। तो एक क्रांतिकारी दल पढ़ेंगे, एक हम उदारवादी दल आगे पढ़ेंगे और इन सभी ने मिलकर के एक स्वतंत्रता या स्वाधीनता आंदोलन भारत में खड़ा किया था। इसलिए अभी हम इस जनजातीय आंदोलन का जो चैप्टर हमारा था, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के तहत जो जनजातीय आंदोलन था, जिसको हम यहाँ पे पूरा करते हैं, इसमें काफी फैक्ट बताए गए हैं और बहुत समय अंतराल बहुत ज्यादा था। ये 1857 की क्रांति से पहले हुए थे, उसके बाद हुए थे, लेकिन उनका टाइम पीरियड अलग अलग था और इनका जो स्थान था वो भी एक नहीं था। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्याचार पूर्वक उनका दमन कर दिया गया था, इनको दबा दिया गया था और लोगों को फांसी की सजा भी दे दी गई थी। इस प्रकार जनजातीय आंदोलन का जो एक अल्पकाल के लिए तो बहुत कम फायदा हुआ, लेकिन दीर्घ काल के लिए जनजातीय आंदोलन का भारत की स्वाधीनता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसी के साथ मैं अभी ये छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझने में आसान रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा, एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं होगा। इसलिए मैं ये थोड़े थोड़े 20 या 25-30 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इनको हम स्टार्टिंग से अंत तक जरूर देखेंगे। यदि स्टार्टिंग से अंत, एक दूसरी बात ये बता देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है वो पहले वाले वीडियो से इंटरकनेक्ट है, आपस में इंटरकनेक्ट है। मैं एक लहर के साथ उनको लेके चल रहा हूँ ताकि हम आधुनिक भारत के जो इतिहास है वो आसानी से समझ सके। इसलिए एक वीडियो देखने के बाद उससे पहले वाला भी वीडियो देखिए और उसके बाद वाला वीडियो देखने से आसानी से समझ में आएगा। और इसी के साथ देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक तथा शेयर भी कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे भी समय समय पर मोटिवेशन मिलता रहे और एक अच्छे से अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने में आप लोगों का मुझे सहयोग प्राप्त हो सके। इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।